हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक के सारे एमसीक्यू आज हम लोग डील करेंगे। चलिए फिर हम लोग एमसीक्यू डील करते हैं। सबसे पहला एक बार इस एमसीक्यू को पढ़ लीजिएगा, फिर आपको अदर और एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये काफी है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, इससे बाहर क्वेश्चंस आने वाला नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्लास 12 के अंदर। तो आपको ज्यादा जो है इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। ये आप जो है 2-2.5 घंटे का जितने का भी वीडियो होगा ये आप देख लीजिएगा, और इससे ज्यादा आपको जो है क्लासेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग। पहला सवाल यह है कि स्टाफिंग के ऊपर जो पैसे खर्च किए जाते हैं, स्टाफिंग के ऊपर जो पैसे खर्च किए जाते हैं, क्या वो वेस्टेज ऑफ मनी है, क्या वो नेसेसरी है, क्या वो इन्वेस्टमेंट है, या नन ऑफ दीज है। तो स्टाफिंग के ऊपर खर्च करने वाला जो भी पैसा है वो एज ए इन्वेस्टमेंट होता है। ये इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि स्टाफिंग होने के बाद उस पर जो भी पैसे खर्च हुआ है वो इम्प्लॉय 10 साल 5 साल तक आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, और जब वो 10 साल 5 साल काम करेगा तो उसका फायदा आप अगले कई सालों तक उठाने वाले हैं। इसीलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टाफिंग कहलाएगा। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते। स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसका है, सिंपल सा क्वेश्चन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। स्टाफिंग जो होता है वो कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि स्टाफिंग का काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास होता है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है मिडिल लेवल पे काम करता है। आई मीन जो ह्यूमन एचआर मैनेजर जो होता है वो मिडिल लेवल पे काम करता है। तो स्टाफिंग का काम जो है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, सारी चीजें। एचआरएम के अंदर जो है ट्रेनिंग भी होता है, एचआरएम के अंदर डेवलपमेंट भी होता है, एचआरएम के अंदर जो है रिक्रूटमेंट भी होता है, एचआरएम के अंदर सिलेक्शन भी होता है। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, दैट इज अ डी। यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफिंग जो है पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, ऑल ऑफ दीज है। स्टाफिंग मैनेजमेंट का पार्ट भी है, स्टाफिंग हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी है, स्टाफिंग जो है पर्सनल मैनेजमेंट का भी फंक्शन है, और साथ स्टाफ। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, द डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉइज ट्रेनिंग इज नेसेसरी, अननेसेसरी, कंपलसरी, या वेस्टेज ऑफ मनी। भैया एम्प्लॉइज का ट्रेनिंग जो है वेस्टेज ऑफ मनी तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम्प्लॉय का ट्रेनिंग होने से एम्प्लॉय की इफिशियंसी, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनके जो आउटपुट है वो बढ़ता है, वो फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये कंपलसरी होगा, ये कंपलसरी होगा कि भैया एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना चाहिए, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना चाहिए, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग जरूरी है। ठीक है, तो कंपलसरी, या फिर मार के सकते हैं, अगर कंपलसरी नहीं कह सकते तो आप नेसेसरी तो जरूर कह सकते हैं। ये राइट आंसर ए ही लिखिएगा। ठीक है, कंपलसरी तो नहीं है। अगर मान लो कोई ट्रेनिंग नहीं देना चाहता एम्प्लॉयज को, तो वो कोई ऐसा कुछ फोर्सफुली नहीं है कि आपको ट्रेनिंग देना ही देना है। तो आप नेसेसरी विल बी द राइट आंसर, कि एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग जो है नेसेसरी है, जरूरी है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर आपको लगता है कि ट्रेनिंग देना जरूरी है, उनको ट्रेनिंग से हमें कोई फायदा होगा, उनकी हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी, उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो ट्रेनिंग दे भी सकते हो, ट्रेनिंग नहीं भी दे सकते, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेसेसरी हो सकता है। ठीक है, कंपलसरी नहीं हो सकता है, नेसेसरी हो सकता है बट कंपलसरी नहीं हो सकता। तो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। ये रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, रिक्रूटमेंट जो है एक बार किया जाता है, 2 बार किया जाता है, ऑकेजनली किया जाता है, या कंटिन्यूअसली किया जाता है। रिक्रूटमेंट का काम जो है ना कंटिन्यूअसली चलता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आएगा, ऑर्गेनाइजेशन कोई छोड़ के जाएगा, मतलब जॉब छोड़ के जा रहा है, कोई नया इंप्लॉय आ रहा है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे आपको जो रिक्रूटमेंट का काम है वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे करते रहना पड़ेगा। आपको जब भी लोग जाएगा तो आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, जब भी नए इंप्लॉय का रिक्वायरमेंट होगा तो रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूअस बेसिस पे चलेगा। फिर हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। यस, प्रमोशन भी डेवलपमेंट का पार्ट है, ट्रांसफर भी डेवलपमेंट का पार्ट है, ट्रेनिंग भी डेवलपमेंट का पार्ट है। तो आंसर जो होगा वहां पे क्या होगा, डी। डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज के सिलेक्शन की बात करूं तो ये लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ दीज। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय जो है वो क्या कहाँ होगा, लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव में भी होगा,
मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव में भी होगा और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव में भी होगा। मतलब यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे डी जो है करेक्ट आंसर निकल के आएगा, डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, किसी भी इंप्लॉइज का डेवलपमेंट क्यों किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लॉइज का डेवलपमेंट क्यों किया जाता है, उसके रीजन क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके तो डेवलपमेंट करने का होता है इंक्रीज इन नॉलेज, ये तो होता है, बेटर परफॉर्मेंस भी होता है, अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशन, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस। क्योंकि जो है इंप्लॉइज का अगर आप ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपकी नॉलेज को भी बढ़ाई जाए, आपके परफॉर्मेंस को भी बढ़ाई जाए और साथ में आपको जो है प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी भी दिया जाए, आपको हायर पोजीशंस पे भी आपको भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आर पोजीशन रोटेशन मेथड, शॉर्ट टर्म सिलेबस, डेवलपमेंट ऑन द जॉब, ऑल ऑफ दिस। डेवलपमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या है, पोजीशन रोटेशन। आपको पोजीशन रोटेशन करके नई नई चीजें सिखाई जाती है, नई नई काम दिया जाता है। शॉर्ट टर्म सिलेबस, अगर कोई शॉर्ट टर्म काम दे दिया गया, प्रोजेक्ट वगैरह दे दिया गया, ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट ऑन द जॉब, जॉब करते हुए भी आपको जो है नई नई चीजें डेवलप करवाई जाए। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर। अगर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करूं तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग जॉब रोटेशन ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा। ये जॉब रोटेशन ट्रेनिंग भी होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्टाफिंग इज टू प्लान, इज टू कंट्रोल, इज टू प्रोवाइड डायरेक्शन, टू अपॉइंट पर्सन ऑन द वर्क। स्टाफिंग किस लिए कहता है, टू अपॉइंट पर्सन ऑन द वर्क। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा जी 12th नंबर क्वेश्चन का, डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्लास क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टाफिंग फंक्शन। इसमें से स्टाफिंग फंक्शन कौन सा है, कौन सा नहीं है। प्लानिंग, रिक्रूटमेंट तो स्टाफिंग का फंक्शन है, सिलेक्शन भी स्टाफिंग का फंक्शन है, ट्रेनिंग भी स्टाफिंग का फंक्शन है। तो प्लानिंग विल बी द राइट आंसर। ये स्टाफिंग फंक्शन नहीं है, ये है मैनेजमेंट का फंक्शन। तो ये स्टाफिंग का फंक्शन नहीं है, इसलिए प्लानिंग जो होगा यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट, गिव्स एम्फेसिस ऑन, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन की मैं बात करूं कि ये जो है आपका एम्फेसिस दिया जाता है, ये कौन जो है, ये अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं तो ये जो है आपका एम्फेसिस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, जनरल नॉलेज, ऑल राउंड नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज। ये जो है प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की गई है, ठीक है, ये है प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है, ये इज प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। गिव्स एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, ट्रेनिंग की बात की जा रही है। ट्रेनिंग किस बात पे एम्फेसिस देता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे एम्फेसिस देता है, ध्यान रखिएगा। ट्रेनिंग कभी भी थ्योरेटिकल नॉलेज पे एम्फेसिस नहीं देता है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको सिखा दिया गया, बट ट्रेनिंग के अंदर प्रैक्टिकली जो है आप उस नॉलेज को कैसे यूज करोगे उसके बारे में बात किया जाता है। तो गिव्स एम्फेसिस, ट्रेनिंग गिव्स एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 15, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इज द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कैसा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ है या नन ऑफ दीज है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ये जो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नली जब आपको एम्प्लॉय को रिक्रूट करना होता है तो आप जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जाकर के एक्सटर्नली आप उनको रिक्रूट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ करंट, रेगुलर, कंटिन्यूअस या नन ऑफ दिस। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ट्रेनिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली करते रहना पड़ता है। जब 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 जैसे जैसे नई नई चीजें आती है, नए नए डेवलपमेंट होते हैं, नए नए जो है वो टेक्नोलॉजी आता है, वैसे ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट भी आते रहता है। तो ट्रेनिंग जो है लगातार करने की चीज है, तो ट्रेनिंग जो होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। फिर ट्रांसफर एंड प्रमोशंस आर, ट्रांसफर और प्रमोशन जो है तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। ये कैसा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इंटरनल। ट्रांसफर और प्रमोशन में जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं को या तो हम हायर पोजीशन पे प्रमोट करते हैं या पैरेलली किसी अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है उनको हम ट्रांसफर करते हैं, राइट, या अदर प्लेसेस के अंदर, अदर ब्रांचेस के अंदर, या ये हम लोग उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर हम उनको ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों जो है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे बाहर से इंप्लॉय नहीं आएगा, इंटरनली जो आप एक्स्ट्रा इंप्लॉयज है उन्हीं को जो है ये काम किया जाएगा। फिर क्या है,
रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है रिक्रूटमेंट का काम जो है वंस चलेगा, ट्वाइस चलेगा, ओकेजनली चलेगा या कंटिन्यूअसली चलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। डी विल बी द राइट आंसर कि वो ओकेजनली नहीं चलेगा, ना ट्वाइस चलेगा, ना वंस चलेगा, ये कॉन्टिन्यूअसली चलेगा। फिर द स्टाफिंग इज रिलेटेड टू द पर्सन, गुड्स, टूल्स या मशीन। इट्स ऑल अबाउट द पर्सन। स्टाफिंग जो है वो पर्सन से रिलेटेड होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए है, तो ये पर्सन से रिलेटेड होता है, तो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक ऐसा टेस्ट मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर द लर्निंग न्यू स्किल। इंटरेस्ट टेस्ट बिल्कुल नहीं, इंटेलिजेंस टेस्ट बिल्कुल नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट बिल्कुल नहीं, इट्स एप्टीट्यूड टेस्ट। ये तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट इसीलिए लिया जाता है ताकि हम एम्प्लॉय के अंदर ये जान सके कि एम्प्लॉय जो है न्यू चीजों को, नई चीजों को सीखने की कितनी एबिलिटी है, न्यू स्किल्स को लर्न करने की कितनी एबिलिटी है। तो वहां पे जो आंसर आएगा ये क्या आएगा? दैट इज बी। ये था हमारा स्टाफिंग का क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज डायरेक्टिंग का चैप्टर पे आते हैं। अब हमारे पास डायरेक्टिंग चैप्टर के बारे में हम लोग फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शंस का जो मेन एलिमेंट है, अगर मैं बोलूं तो डायरेक्शंस का मेन एलिमेंट कितने हैं? 4 एलिमेंट है। डायरेक्टिंग का मेन एलिमेंट है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। समझ में आ रही बात? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो भैया यहाँ पे 4 एलिमेंट है। डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऑल ऑफ दिस। डायरेक्शन जो है, जहां भी सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप रहेगा वहां पे डायरेक्शंस का काम चलेगा। जहां भी सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होगा, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो या टॉप लेवल पे हो, वहां डायरेक्शन का काम चलेगा। तो डी विल बी द राइट आंसर। डायरेक्शन जो है वो क्या है? परवेसिव फंक्शन है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, ऑल ऑफ दिस है। ये परवेसिव भी है, हर जगह होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो ये क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? डी होगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ रहा है, दैट इज ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए आगे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यस यस यस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज। डायरेक्शन रिलेटेड टू एम्प्लॉय, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या ऑल लेवल? ऑल लेवल। डायरेक्शन जो है ऑल लेवल पे होगा, सब जगह पे डायरेक्शन होगा। मैंने कहा ना अभी कि जहां भी सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगा वहां पे डायरेक्शन होगा ही होगा। वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा, आपको जो है वो काम करने के लिए बोला जाएगा। तो ये जो है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज ऑल लेवल। फिर क्या? एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर। एलिमेंट कौन कौन सा है? सुपरविजन है, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, ऑल। तो यहाँ पे जो 5वां का आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी। डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैंने अभी एलिमेंट के बारे में बात किया कि डायरेक्टिंग का जो एलिमेंट है वो सुपरविजन है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। डायरेक्शन इज कंपलसरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर मैं 6 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो डायरेक्शन जो है वो नेसेसरी है, ये भी नेसेसरी है, जरूरी है। बिना डायरेक्शन का काम कैसे करेंगे? तो ये नेसेसरी है, बी विल बी द राइट आंसर। सुपरविजन इज नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम या नन ऑफ दिस। तो यहाँ भी सुपरविजन का भी जो आंसर जो आएगा वो नेसेसरी ही होगा, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पे भी ए आंसर होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होगा और 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सुपरविजन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल पे यस, मिडिल लेवल पे यस, लो लेवल पे यस, ऑल ऑफ दीज। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जहां भी सीनियर सबऑर्डिनेट होगा वहां पे सुपरविजन का काम चलेगा। सीनियर ऑलवेज अपने जूनियर्स के दिए हुए काम को क्या करता है? सुपरवाइज करता है, वो देखता है कि वो काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको जो है सुपरविजन सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे चलेगा। सुपरवाइजर इज द फ्रेंड्स, गाइड्स एंड फिलोसफर, ऑल ऑफ दीज ऑफ द वर्कर। सुपरवाइजर जो होता है वो फ्रेंड्स भी होता है, गाइड्स भी होता है और फिलोसफर भी होता है, क्योंकि वो वर्कर के साथ फ्रेंडली बिहेवियर भी करता है, उनको गाइड भी करता है, उनको समझाता भी है। तो ये जो है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन। सुपरवाइजर जो है किसके बीच में? अब समझो इस बात को, एकदम ध्यान से समझना। सुपरवाइजर की लिंक की अगर मैं बात बोलूं कि सुपरवाइजर की लिंक की बात करता हूं, 1 मिनट। पेन चला गया था नीचे। हाँ, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन क्या है? सुपरवाइजर जो है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, 3 लेवल होता है।
टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंक का कौन काम करता है? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल और वर्कर के बीच में लिंक का काम कौन करता है? सुपरवाइजर। तो यहाँ पे क्या आएगा जी? मिडिल लेवल, वर्कर एंड द मिडिल लेवल, वर्कर एंड द मिडिल लेवल, यस, वर्कर एंड द मिडिल लेवल। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 10 का क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? बी। 10 का आंसर क्या आएगा? बी, दैट इज अ वर्कर एंड मिडिल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरविजन इज एलिमेंट ऑफ लीडरशिप। सुपरविजन जो है लीडरशिप का एलिमेंट है, प्लानिंग का एलिमेंट है, डायरेक्शन का एलिमेंट है, नन ऑफ दिस। तो ये डायरेक्टिंग का एलिमेंट है, तो सुपरविजन जो है सी, सी विल बी द राइट आंसर। 11 का जो आंसर सी होगा, क्योंकि सुपरविजन, लीडरशिप, प्लानिंग, डायरेक्शन का ही, प्लानिंग जो है वो अलग चीज है, लीडरशिप अलग चीज है। तो डायरेक्शन का जो है ये एलिमेंट है, दैट इज अ सुपरविजन। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज द नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम। नेसेसरी, जहां भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे नेसेसरी जो होगा वो होगा, ठीक है, कि भैया मोटिवेशन जो है वो नेसेसरी है, अननेसेसरी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, तो नहीं, इट इज अ नेसेसरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मोटिवेशन मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। मोटिवेशन, मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, ग्रुप के बेसिस पे, इंडिविजुअल के बेसिस पे, जॉब के बेसिस पे, ऑल ऑफ दिस। तो मोटिवेशन जो है ग्रुप के बेसिस पे भी किया जा सकता है, इंडिविजुअल बेसिस पे भी मोटिवेशन किया जा सकता है, और जॉब के बेसिस पे भी किया जाता है। मान लो कोई पार्टिकुलर जॉब पे लोगों को मोटिवेट करना है तो वहां भी मोटिवेशन होगा। एक पूरा टीम को मोटिवेट करना है तो जो जो है एज ए ग्रुप भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। एक पर्सनल इंडिविजुअल को मोटिवेट करना है तो एक इंडिविजुअल्स को भी हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। द लीडर पोजेस, लीडर जो है वो पोजेस इंटेलिजेंस, फोरसाइटनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ दीज। लीडर के अंदर इंटेलिजेंस लेवल भी होनी चाहिए, लीडर्स के अंदर जो है फोरसाइटनेस, आई मीन फ्यूचर देखने का, फ्यूचर फोरसाइटनेस भी होनी चाहिए, और साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर जो है डी विल बी द राइट आंसर। डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स बाय टैक्ट, बाय रॉड, बाय थर्टनिंग, बाय नन ऑफ दिस, बाय टैक्टफुली। वो जो है दिमाग से काम करता है और टैक्टफुली जो है अपने सबऑर्डिनेट से लीडर जो है काम निकलवा लेता है। लीडर का मतलब ये होता है, लीडर का मतलब होता है, लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर इन ए सच ए वे दैट व्हाटएवर लीडर वांट्स टू मेक देम परफॉर्म, वो चीजें उनसे परफॉर्म करवा सकता है। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि आपको अपने वर्कर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है कि आप जैसे चाहे आपका सबऑर्डिनेट, आपका वर्कर या आपका इंप्लॉय जो है काम करे। तो ये जो है टैक्टफुली आपको करना पड़ेगा। द लीडरशिप इज वेस्टेज ऑफ टाइम, नेसेसरी, वेस्टेज ऑफ मनी, फिर वही चीज, लीडरशिप इज नेसेसरी, ये नेसेसरी है, जरूरी है, आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर द लीडर इज बाय बर्थ मेड और बाय बर्थ एंड मेड बोथ, नन ऑफ दिस। लीडरशिप बाय बर्थ भी होते हैं और बाय मेड भी होते हैं, या तो कुछ जन्म से ही बहुत ही एकदम लीडरशिप एबिलिटी लेकर के आते हैं, या फिर वो अपनी लाइफ में कई एक्सपीरियंस से जो है वो लीडर बन जाते हैं। तो बाय बर्थ एंड मेड बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। द मैनेजर इज अ बॉस, ओनर, लीडर। मैनेजर जो है बॉस होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, लीडर होना चाहिए। मैनेजर शुड बी लीडर, मैनेजर में एक लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैनेजर के अंदर लीडरशिप एबिलिटी है, अगर वो उसमें ये एबिलिटी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छे से मिलजुल के काम करवा सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीडर बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सी विल बी द राइट आंसर। द मिनिमम पार्टीज ऑफ द कम्युनिकेशन आर, कम्युनिकेशन का अगर मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? दो, कम से कम दो लोग तो होने चाहिए भाई, एक सेंडर एक रिसीवर। जब एक सेंडर रिसीवर ही नहीं है तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? तो सेंडर रिसीवर होना क्या है? जरूरी है। तो लीडरशिप के अंदर सेंडर और रिसीवर का होना जरूरी है। तो मिनिमम कितने लोग चाहिए लीडर में? कम्युनिकेशन के अंदर दो लोग। कम्युनिकेशंस करने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए, सेंडर और रिसीवर। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन के नेटवर्क के कितने टाइप है? देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। देयर आर द 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है जी। इसमें एक चेन नेटवर्क होता है, एक सिंगल लाइन नेटवर्क होता है, एक जो है वो सर्कुलर नेटवर्क होता है, एक वी इन्वर्टेड नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे 4 होता है। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क कितने? 4 होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, 4 होगा। ये बी विल द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, द स्टेप्स एलिमेंट ऑफ प्रोसेस आर, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 8 स्टेप्स होते हैं भाई। पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में 8 स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। सेंडर से लेकर सेंडर, मैसेज बनाना, मैसेज को क्या करना,
इनकोड करना, फिर उसको जो है एक पाथ से भेजना, फिर जो है उसको डिकोड होगा, रिसीवर के पास जाएगा, फिर फीडबैक आएगा, फिर नॉइज आएगा। तो इसके जो है 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे 8 विल बी द राइट आंसर, दैट इज डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, जिगजैग कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहाँ होगा, इनफॉर्मल में, फॉर्मल में या रिटेन? भैया ऑब्वियसली इनफॉर्मल में ही होगा। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जब भी होगा वो कहाँ होगा, इनफॉर्मल के अंदर होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज नेसेसरी टू क्लैरिटी, कर्टसी, कंटिन्यूटी। भाई कर्टसी भी होनी चाहिए, क्लैरिटी भी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज, डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे जो है 23 नंबर क्वेश्चन का डी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ यू वांट टू कीप ए प्रूफ ऑफ योर कम्युनिकेशन, अगर आप कम्युनिकेशंस के प्रूफ रखना चाहते हैं कि भैया कम्युनिकेशन किया उसका प्रूफ है मेरे पास, तो आपको कैसा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपको जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशंस के अंदर जो होता है वो चीजें वो रिटन फॉर्म में होता है, इन द सेंस वो या तो मेल के ऊपर होगा या लेटर के थ्रू होगा, तो यहाँ पे रिटन फॉर्म में होता है, तो वहां पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के अंदर कौन कौन बैरियर हो सकता है, लैंग्वेज भी बैरियर हो सकता है, डिस्टेंस भी बैरियर हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बैरियर हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। डी विल बी द राइट आंसर। जो कम्युनिकेशंस का जो बैरियर्स है उसमें डी होगा, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर्स भी होता है, डिस्टेंस भी होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होता है, तो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, अगर हॉरिजेंटल कम्युनिकेशंस की बात करें, ठीक है, तो फ्लो ऑफ सजेशन, सजेशंस कहाँ से आता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है सजेशन। इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन ऑर्डर फ्लो कहाँ होगा, टॉप से लोअर की तरफ, और सजेशंस कहाँ से फ्लो होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। सजेशन जो होगा वो क्या होगा, अपवर्ड फ्लो करेगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, इन हॉरिजेंटल, सॉरी, इट्स अ हॉरिजेंटल राइट, इट्स नॉट वर्टिकल। तो यहाँ पे अपवर्ड नहीं होगा बच्चा, पैरेलल होगा, एट पैरेलल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेरे को मिस थोड़ा मैं क्या कहते हैं माइंड इधर हो गया। हॉरिजेंटल्स मतलब होता है सेम लेवल पे बात करना, वर्टिकल मतलब होता है सीनियर जूनियर से बात करना। तो सेम लेवल पे बात करेंगे तो पैरेलल जो है वो ये सजेशंस आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर द रिटेन, वर्बल, फॉर्मल, ऑल ऑफ दिस। रिटेन कम्युनिकेशन भी होता है, वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, और फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो एक्सप्रेस लैंग्वेज, इंप्रेसिव लैंग्वेज, एम्बिगस लैंग्वेज, कर्टसी, तो ये नहीं यूज होना चाहिए। एम्बिगस लैंग्वेज यूज नहीं होना है, तो सी विल बी द राइट आंसर होगा, क्योंकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक्सप्रेस नॉलेज होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, कर्टसी के साथ होना चाहिए, बट एम्बिगस नहीं होना चाहिए, तो सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑन द जॉब आर फुलफिल्ड बाय। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक पर्सन जो है अपने सबसे टॉप पोजीशन पे कैसे पहुंच सकता है, पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब तक वो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक जो है आप नई नई चीजें नहीं सीखेंगे, और ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते करते आप जो मैक्सिमम जहां पे आप जा सकते हैं वहां पे आप जा सकते हैं, दैट इज अ पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा सी होगा। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट किस में होता है जी, रिटन कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जो है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जो है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, तो वहां पे जो है आप ये कह सकते हैं राइट आंसर जो है ए आएगा। कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल, डिफिकल्ट, प्रॉपर, नन ऑफ दिस। कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल, it should not be difficult, it should not be proper। आप ये कह सकते हो कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए कैसा, एकदम से सिंपल होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर का कोई डेफिनेशन नहीं, सिंपल मतलब नॉर्मल कम्युनिकेट करो, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़े बड़े वर्ड्स, बहुत बड़े बड़े जो है आप सेंटेंसेस का यूज करो, बहुत ऐसे सिंपल होनी चाहिए कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, डायरेक्शन इज नॉट अ प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, इंटरपर्सनल एंड पॉजिटिव। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन जो है वो क्या है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। डायरेक्टिंग जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट है या इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे इट इज नॉट द थ्योरेटिकल, आप कह सकते हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं है। इफ यू वांट टू कीप ऑफ योर कम्युनिकेशन यू शुड बी यूज। अगर आपको कम्युनिकेशंस को कीप रखना है, मतलब उसको सेव रखना है, तो आपको कौन सा कम्युनिकेशन करना चाहिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। द मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासिफाइड नीड्स इन द हायरार्की ऑर्डर इज डेवलप्ड बाय, ये
हायरार्की का जो नीड्स है इसको किसने किया है, मैस्लो हायरार्की थ्योरी बुलाता है। तो सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर निकल के आएगा, क्योंकि मैस्लो हायरार्की थ्योरी के अंदर ये चीजें डिस्क्राइब की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, यहाँ पे कौन कौन फाइनेंशियल इंसेंटिव, प्रमोशन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, स्टॉक इंसेंटिव, जॉब सिक्योरिटी और एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। तो स्टॉक इंसेंटिव यहाँ पे क्या है कि उसे शेयर्स दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, शेयर्स दिया जाएगा, कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे, तो कंपनी के शेयर्स का कुछ वैल्यू होता है, तो वो जो है वो क्या होगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव में काउंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा एलिमेंट नहीं है, डिकोडिंग तो एलिमेंट है, कम्युनिकेशन ये एलिमेंट नहीं है, कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन है, चैनल एलिमेंट है एंड रिसीवर भी एलिमेंट है, तो वी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे जो है सही आंसर क्या निकल के आएगा, बी होगा, वो सही आंसर निकल के आएगा, दैट इज अ बी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, ये डायरेक्शंस का एलिमेंट कौन सा है, मोटिवेशन एलिमेंट का डायरेक्शन है, कम्युनिकेशन भी एलिमेंट का डायरेक्शन है, डेलीगेशन जो है ये जो है ये ऑर्गेनाइजिंग की चीज है, ये सुपरविजन भी है, तो सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि सी जो है वो एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस कार्य कर लिए, ये था हमारा ये था हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर का क्वेश्चन। अब आइए हम लोग कंट्रोलिंग का क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। आज हमारा टारगेट ये है कि हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कंट्रोल जो है किसके द्वारा किया जाता है, सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे ये है कि मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट, या जो है बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, या टॉप लेवल मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ द ऑल मैनेजर्स नीड टू बी कंट्रोल। ऑल मैनेजर जो है कंट्रोलिंग करेगा, ऑल मैनेजर जो है अपने के कामों को कंट्रोल किया जाएगा, इन द सेंस देखा जाएगा कि उनका जो परफॉर्मेंस है एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं, एज पर जो प्लान है या नहीं है, तो ऑल द लेवल होगा। कंट्रोलिंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन, कंपलसरी, नेसेसरी, क्वेश्चन नन ऑफ दीज। कंट्रोलिंग की अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पे जो है नेसेसरी, कंट्रोलिंग जो है वो भी नेसेसरी है, कंट्रोलिंग भी नेसेसरी है, ठीक है। कंपलसरी कब होता है, जब कोई कानून होता है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, नेसेसरी जरूरतें हैं आपके, ठीक है। कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट, लास्ट, थर्ड एंड सेकंड, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग की अगर मैं बात बोलूं तो कंट्रोलिंग जो है लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोलिंग जो है वो क्या स्टैटिक होगा, प्रीडिटरमाइंड होगा, डायनेमिक होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। इफेक्टिव कंट्रोलिंग की अगर मैं बात बोलूं, इफेक्टिव कंट्रोलिंग की बात करूं, इफेक्टिव कंट्रोलिंग शुड बी डायनेमिक, ये चेंज होते रहना चाहिए, ठीक है। कंट्रोलिंग का सिस्टम चेंज होना चाहिए, आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, आप थोड़ा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है आप चेंज होंगे, तो ये इफेक्टिव कंट्रोलिंग डायनेमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, in a business enterprises controlling is needed at the time of establishing business, at the end of the year, at the time of direction of the business, continuously। ये continuously कंट्रोलिंग का काम जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे चलते रहना चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप साल का इंतजार करेंगे तो बहुत जो है नुकसान हो गया होगा, ठीक है। तो कंट्रोलिंग जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे चलेगा, ठीक है। कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, मेंटल है या फिजिकल है। अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करूं कौन सा एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट है, इट्स अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल इज रिलेटेड टू द रिजल्ट, फंक्शन, एफर्ट्स या नन ऑफ दीज। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द रिजल्ट, ये रिजल्ट के बारे में होता है भैया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुआ, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या था, तो रिजल्ट के बारे में ये होता है, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द रिजल्ट ऑफ द, ठीक है। बाय द एम्प्लॉय कंट्रोलिंग इज अपोज, सपोज, लैग्ड एंड। अब ये एम्प्लॉय जो है वो कंट्रोलिंग को एक्चुअली क्या करता है, अपोज करता है। क्यों अपोज करता है इस बात को समझिएगा, कंट्रोलिंग को अपोज करने के पीछे रीजन क्या है, समझिएगा इस बात को। कंट्रोलिंग के अपोज करने के पीछे रीजन ये है, कंट्रोलिंग को अपोज करने के पीछे रीजन ये है कि भैया कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं चाहता कि भैया हमारा जो काम किया गया उस काम को ओवरसी किया जाए, देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अपोज किया जाता है। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस, फॉर लार्ज, सबके लिए कंट्रोलिंग जरूरी है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर। कंट्रोलिंग इज एन एक्टिविटी, कैसा एक्टिविटी है, कॉस्टली है, चीप है, अनइकोनॉमिकल है, नन ऑफ दिस। खर्चा होता है भाई, कंट्रोलिंग के अंदर कॉस्टली होता है, पूरा परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना पड़ता है, ठीक है, तो कंट्रोलिंग जो है कॉस्टली है। बजट क्या होता है, बजट का मतलब क्या होता है, बजट का डेफिनेशन ही है, जब भी अगर कोई भी आप
प्लान को न्यूमेरिकल टर्म्स में आप डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल टर्म्स में डिनोट करने की बात की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये जो है बजट का मतलब ही होता है, बजट का मतलब ही होता है कि अगर आप अपने प्लान को न्यूमेरिकल टर्म्स में डिनोट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ध्यान से सुनिएगा, दैट इज स्टेटमेंट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म। जब स्टेटमेंट को या फिर आप जो रिजल्ट लाना चाहते हैं उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is not a controlling technique? Which of the following is not a controlling technique? ब्रेक इवन एनालिसिस ये कंट्रोलिंग टेक्निक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजट और मैनेजरियल ऑडिट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कंट्रोलिंग का टेक्निक नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली ये देखने के लिए होता है कि भैया हमारा कैश फ्लो कैसा है, अब कैश का इनफ्लो कैश का आउटफ्लो उसके देखने के लिए होता है। बट ब्रेक इवन एनालिसिस जो है ये कंट्रोलिंग का एक टेक्निक है, बजट भी एक कंट्रोलिंग का टेक्निक है, मैनेजरियल ऑडिट भी एक कंट्रोलिंग का टेक्निक है। तो यहाँ पे जो है आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। कौन कंट्रोलिंग का टेक्निक नहीं है, दैट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज वेरिएशंस, डेविएशंस, रेक्टिफिकेशंस या नन ऑफ दिस। मेन ऑब्जेक्टिव कंट्रोलिंग का है रेक्टिफिकेशंस करना, मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आई है तो उसको रेक्टिफाई करना, उसको सही करना, ये इनका कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे जो है दैट इज सी विल बी द राइट आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का। तो ये हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग आते हैं, कंट्रोलिंग से इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले टॉपिक पे। मेन फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस के बारे में बात करूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन कौन से मेन फंक्शंस है हमारे पास, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग करना ये भी काम है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड ये भी काम है, एलोकेशन ऑफ फंड्स ये भी काम है, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डी। डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की भी बात की जाती है, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट की भी बात की जाती है। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए एंड बी बोथ। ठीक है, ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स भी जरूरी है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी है, तो यहाँ पे ए एंड बी बोथ आंसर आएगा, दैट इज सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइनेंशियल मैनेजर टेक डिसीजंस टू फाइनेंस, इन्वेस्ट, डिविडेंड, ऑल ऑफ द। ऑब्वियसली फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा, डी विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस, आर्ट एंड साइंस। जब भी मैनेजमेंट आएगा तो आर्ट एंड साइंस बोथ होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी मैनेजमेंट की बात आएगी तो वो आर्ट एंड साइंस बोथ होगा, कोई आर्ट एंड साइंस नहीं लिखेगा। ठीक है, आर्ट एंड साइंस बोथ होगा। सिर्फ अगर आर्ट आंसर में ऑप्शंस में रहेगा तो आर्ट पे टिक मारना है, अगर आर्ट और साइंस दोनों रहेगा तो साइंस को या आर्ट को नहीं मारना है। आर्ट एंड साइंस बोथ जहां रहेगा तो वहां पे आर्ट एंड साइंस बोथ को ही मारना है। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग। ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसको कब डिस्कार्ड किया गया था, ये 1910 टू 1910 1920 के अंदर जो है डिस्कार्ड किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इस बात का। Characteristics of the sound financial planning, sound financial planning, simplicity, liquidity, economical, yes, all of these. एक financial planning should be simple, फाइनेंशियल प्लानिंग में लिक्विडिटी भी होनी चाहिए और फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर इकोनॉमी भी होनी चाहिए, मतलब कम पैसा खर्च हो। तो ठीक है, ऑल ऑफ दीज, आई मीन कम जो है वो पैसे कम में आ जाए, पैसे का लिक्विडिटी भी जब भी उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहे वो भी कैश में कन्वर्ट होगा। ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। दैट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे पास क्या है, डिबेंचर। डिबेंचर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा जाता है, तो डिबेंचर जो है चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइनेंशियल प्लानिंग मींस डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज विल। हाँ, अब फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को आप एडवांस में जब डिसाइड करते हैं तो उसे हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग मींस डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन एडवांस। जब भी हम लोग प्लानिंग वर्ड यूज करते हो, प्लानिंग वर्ड्स में ये होता है कि फ्यूचर में जो भी एक्टिविटीज करनी है उसको हम लोग एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में जो भी एक्टिविटीज को एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं तो उसको हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या डिटरमाइन होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बिल्कुल नहीं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, या ऑल ऑफ दीज। ये ध्यान सुनिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कि कैपिटल स्ट्रक्चर
कि भैया कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कितने फंड्स डेट से आया, कितने फंड्स इक्विटी से आया, तो इससे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हम लोग जो है वो पैसा जो है वो लाने की बात करते हैं वहां पे, फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर की कौन कितना पैसा डेट से है, कितना पैसा इक्विटी से है, और वो कितना इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या फिर डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो या ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कौन सा टाइप है? ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन द थिक इक्विटी, ये सी, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ विल बी द राइट आंसर। ये दोनों मेथड से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, तो यहाँ पे जो है ए आंसर जो आएगा वो सी होगा, ए एंड बी बोथ। फिर एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस इज इंपॉर्टेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है इफेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, बिल्कुल इफेक्ट करता है, इफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिल्कुल अफेक्ट करता है, तो बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आंसर भी क्या होगा, 11 नंबर आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, या फिर आप कह सकते हो कि कितना डेट और कितना इक्विटी है, वो कौन कौन चीजों का अफेक्ट करेगा, तो वो आपके कैपिटल का कॉस्ट भी इफेक्ट करेगा कि टोटल कॉस्ट कितना लगना है, और साथ में मार्केट प्राइस, रिस्क की वजह से मार्केट प्राइस भी जो है वहां पे अफेक्ट करेगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, issue is not a source of fixed capital. Issue of debenture, issue of shares, bank overdraft, loan from IBRD. Issue of debenture is not a source of fixed capital. अच्छा, डिवेंचर से तो फिक्स कैपिटल कर सकते हैं, इशू ऑफ शेयर्स भी कर सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है बच्चा, इससे जो है फिक्स कैपिटल नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। तो यहाँ पे जो है सी विल बी द राइट आंसर होगा, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डेटर्स, डेटर्स से वर्किंग कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट से वर्किंग कैपिटल, कैश सेल्स, या ऑल ऑफ द। डेटर से भी वर्किंग कैपिटल हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, कैश सेल भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव भी हम ये कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज साइज ऑफ द एंटरप्राइजेस, पीरियड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये भी ऑल ऑफ दीज होगा। ये सारे जो है वो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। अगर इंटरप्राइजेस का साइज बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल जो है कम चाहिए, अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग पीरियड ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों फैक्टर जो है वो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा, दैट इज डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, fixed capital is required for the payment of routine expenses, for the purchase of stock, for the purchase of land, for the payment of creditors। ये for the purchase of land, fixed capital जब भी होता है फिक्स एसेट्स के लिए होता है। तो भैया यहाँ पे जो है बी विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द डिटरमिनेंट्स ऑफ द बोनस ऑफ डिसीजन। सुनिए, द डिटरमिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजंस, किसी कंपनी ने जो बोनस डिसाइड किया कि बोनस देना है, ये कौन सा चीज, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पे भी बोनस होता है, लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, या एज ऑफ कंपनी, ऑल ऑफ दस। ये भैया अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ होगा तभी बोनस दिया जाएगा। दूसरा क्या है, कैश अवेलेबल होगा तभी बोनस दिया जाएगा, और कंपनी ने कितना, भाई कितने साल तक कंपनी में काम हुआ है, कितने साल में एम्प्लॉय ने काम किया है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इज, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए पेमेंट जो है कंपलसरी है, नहीं, नेसेसरी है, नहीं, नन ऑफ दीज, वॉलंटरी, ये कंपनी के मर्जी पे होगा, कंपनी जब मर्जी होगा भाई डिविडेंड पे करेगी, मर्जी नहीं होगा डिविडेंड पे नहीं करेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 18, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज। चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस की अगर मैं बात बोलूं तो डिबेंचर है, या इक्विटी सेल्स कैपिटल है, प्रीफरेंस सेल्स कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है। तो अगर मैं 18 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमारा जो है अगर रिटेन्ड अर्निंग भी है तो रिटेन्ड अर्निंग का जो है कॉस्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, उसका कॉस्ट का इंपैक्ट होता है, बट तो यहाँ पे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस में रिटेन्ड अर्निंग को भी यूज कर सकते हैं, तो डी विल बी द राइट आंसर हो सकता है। रिटेन्ड अर्निंग का कोई कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग जो यूज किया हुआ है वो पैसा पर कोई हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना, ठीक है, बट वो पैसा जो है वो सबसे चीपेस्ट हो सकता है। और फिक्स एसेट शुड बी फाइनेंस थ्रू। फिक्स एसेट जब भी फाइनेंस होगा फ्रॉम द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से फाइनेंस होगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से फाइनेंस कभी नहीं होगा, तो भैया ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ए विल बी द राइट आंसर। करंट एसेट को फाइनेंस हम लोग लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं, तो करंट एसेट जो फाइनेंस होगा वो कहां से होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ओनली, ऑल ऑफ दीज, या पार्टली फ्रॉम बोथ द लॉन्ग टर्म। हाँ, ये सी विल बी द राइट आंसर। मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, फिक्स एसेट जब भी फाइनेंस होगा
फिक्स एसेट जब भी फिनांस होगा वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से ही फिनांस होगा, और करंट एसेट जब भी फिनांस होगा वो लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है। तो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नॉट इंक्लूडेड इन द लॉन्ग टर्म फिनांस। ये लॉन्ग टर्म फिनांस में कौन सा? इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म होता है, डिविडेंड ये तो होगा ही नहीं, प्रीफरेंस शेयर भी लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म लोन, तो डिविडेंड बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है? वॉलंटरी है। मैंने कहा ना जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वॉलंटरी है, वो अपनी मर्जी से मर्जी होगा देंगे, नहीं मर्जी होगा नहीं देंगे। एक और क्वेश्चन है, टेम्पटेशंस इज अ फूड जॉइंट इन द इंपीरियल मॉल इन द बेंगलुरु, इट इज बिकमिंग द पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट एंड द वर्किंग पीपल ड्यू टू द हेल्दी ऑन द गो टू डिशेज ऑन इट्स मेन्यू लाइक द पनीर रैप, chicken, peas, salt, grilled sandwich, etc. It has not decided to open 2 new branches in other parts of the Bangalore. अगर नया ब्रांचेस खोल रहे हैं तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? सर लॉन्ग टर्म है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। ये तीनों होगा, ये तीनों होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन द कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट पे टैक्स रेट बढ़ा दिया गया, तो वो आपका जो है डेट को चीपर बना देता है, क्योंकि अगर डेट जो है अगर आप ज्यादा लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका टैक्स का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो टैक्स का अमाउंट जो बचता है, टैक्स सेव होता है, वो आपके डेट के कॉस्ट से माइनस हो जाएगा, तो डेट को और चीपर बना देगा, ठीक है। टैक्स रेट अगर बढ़ रहा है तो टैक्स और बचेगा, तो उससे जो है टैक्स आपका जो है डेट जो है वो क्या हो जाएगा? और चीपर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा भाई। एग्जाम्पल से समझ लिए कि मान लो कि अगर हमको 10 करोड़ का टैक्स देना पड़ रहा है, अब डेट की वजह से जो है हमको 15 करोड़ का टैक्स जो है वो सिर्फ 6 ही करोड़ देना पड़ रहा है, तो 4 करोड़ बचा, तो एक्चुअली में डेट का कॉस्ट कितना आया? डेट का कॉस्ट मान लो 10 करोड़ है, तो उसमें से 4 करोड़ माइनस कर दो, 6 ही करोड़ आ गया, तो वो सस्ता हो जाता है, ठीक है। कंपनीज विथ हायर ग्रोथ पैटर्नल लाइक टू बी हायर ग्रोथ, जो कंपनी जो है पे लोअर डिविडेंड, अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बहुत ज्यादा है, कंपनी का चांसेस जो है ग्रो करने का बहुत ज्यादा है, तो वो कंपनी पैसा सेव ज्यादा करती है, मतलब डिविडेंड कम बांटती है, तो पे लोअर डिविडेंड। यहाँ पे जो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फाइनेंशियल लीवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल। फाइनेंशियल लीवरेज जो है फेवरेबल कब होगा? जब कॉस्ट ऑफ डेट जो होगा कम होगा रेट ऑफ रिटर्न से। सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ डेट जो होगा वो रेट ऑफ रिटर्न से कम होगा। रेट ऑफ रिटर्न अगर ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट कम है, तभी आप फाइनेंशियल लीवरेज का फायदा उठा सकते हो, अदरवाइज फाइनेंशियल लीवरेज का फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, यस, बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बी राइट आंसर होगा। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। मनी मार्केट डील्स इन, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में डील करता है भाई, शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है, तो ये राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लॉन्ग टर्म को ही टिक करेंगे, ठीक है। मीडियम टर्म अगर है तो अगर ए बी और सी होता तो चलता, बट सी विल बी द राइट आंसर। लिक्विडिटी इज क्रिएटेड बाय, लिक्विडिटी का क्या मतलब? कैश में कन्वर्जन। तो लिक्विडिटी जो है वो कौन सा मार्केट क्रिएट करता है? ऑर्गेनाइज मार्केट, अनऑर्गेनाइज मार्केट। प्राइमरी मार्केट में तो लिक्विडिटी होता ही नहीं, कौन सा मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। तो डी विल बी द राइट आंसर। याद करिए, प्राइमरी मार्केट में क्या होता था? नया शेयर्स इशू किया जाता है, और एक बार शेयर जब आप खरीद लिए, उस शेयर्स को बेच के कैश में कन्वर्ट करना, तो कौन से मार्केट में जाएंगे? सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, स्टॉक मार्केट में जाएंगे। तो डी विल बी द राइट आंसर। द एनएसई एस्टैब्लिश्ड इन 1992, एनएसई जो है 1992 में एस्टैब्लिश हुआ। सेबी जो एस्टैब्लिश हुआ वो भी 1992 में एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो 4 and 5 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो वही होगा, एक का डी होगा, एक का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ किसका? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए विल बी द राइट आंसर। द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो है ब्राइट है भाई, इंडिया में फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज का क्या है? ब्राइट है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, तो ए विल बी द राइट आंसर। हेड ऑफिस ऑफ द सेबी, सेबी का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई के अंदर है, ध्यान रखिएगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विसेज ऑफ सेबी इज वॉलेंटरी, नेसेसरी,
अननेसेसरी, कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात बोलूं तो दैट इज अ कंपलसरी। सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज में सेबी की सर्विसेज कंपलसरी है। सेबी ही है जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा, चलाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में जो कुछ भी होगा वो सेबी के गाइडलाइंस पे ही होगा, ठीक है। द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड में कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? लंदन के अंदर। और द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इंडिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज कब एस्टैब्लिश किया गया? 1987 के अंदर। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। पहला स्टॉक एक्सचेंज लंदन के अंदर और पहला स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ 1887 के अंदर। 2004 के अंदर स्टॉक एक्सचेंज जो था हमारे पास कितना था? 24। 2004 के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज की संख्या थी हमारे पास वो कितनी थी? 24। द रीजनल ऑफिसेज ऑफ सेबी जो है वो कहाँ है? ऑल ऑफ द 3, चेन्नई के अंदर, कोलकाता के अंदर, दिल्ली के अंदर भी है। तो रीजनल ऑफिसेज हर जगह पे है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रेजरी बिल इज बेसिकली, ट्रेजरी बिल होता क्या है? ट्रेजरी बिल जो है वो आरबीआई इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो ट्रेजरी बिल जो है अन इंस्ट्रूमेंट बोरो शॉर्ट टर्म फंड, अन इंस्ट्रूमेंट बोरो लॉन्ग टर्म फंड, अन इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। ये तो कैपिटल मार्केट में डील नहीं होता है, मनी मार्केट में डील होता है। तो भैया यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन का ए विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 14, रेपो एज रिपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो का मतलब होता है रिपर्चेज एग्रीमेंट। तो ये रिलायंस पेट्रोलियम, रीड, ये सब नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट द राइट इन द कंपनी टू। इक्विटी शेयर होल्डर्स राइट इन द कंपनी किस चीज के लिए? परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए, नन ऑफ दिस नहीं, वोट करने के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के अंदर वोटिंग राइट्स मिलता है, तो वोट होगा। द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, अगर मैं अभी की बात करूं कि इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कितना है, दैट इज 23। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा? सीपी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा? जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए। कमर्शियल पेपर का मैक्सिमम ड्यूरेशन दैट इज 12 मंथ, 1 साल के लिए ही इशू किया जा सकता है। द सेटलमेंट ऑफ साइकिल ऑफ एनएसी, एनएसी में सेटलमेंट साइकिल क्या है? T+1। एनएसी में सेटलमेंट साइकिल जो है वो क्या है? T+1, T प्लस ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे है, ध्यान रखिएगा इस बात का, एकदम याद कर लेना इसको। इन विच ईयर डिड द एनएसी कमेंस फ्यूचर ट्रेडिंग? फ्यूचर ट्रेडिंग एनएसी ने कौन से ईयर में कमेंसमेंट किया था? दैट इज 2000 के अंदर, 2000 के अंदर एनएसी ने फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो कमेंस किया था, ध्यान रखिएगा। हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया? मनी मार्केट कौन कंट्रोल करता है? जल्दी से बताओ, मनी मार्केट कौन कंट्रोल करता है? मनी मार्केट सेबी, मनी मार्केट भी सेबी कंट्रोल करता है, ठीक है। मनी मार्केट जो है वो कौन कंट्रोल करता है? 21 नंबर क्वेश्चन, डी, दैट इज अ सेबी, सेबी मनी मार्केट। द मेन प्रॉब्लम ऑफ द मनी मार्केट इज क्या है? मेन प्रॉब्लम मनी मार्केट, लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल की प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेन दिक्कत जो है मनी मार्केट में वो है लैक ऑफ कैपिटल का। न्यू इश्यूज शेयर्स डीलिंग, नया शेयर्स कहाँ इशू किया जाता है? सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट नहीं, अब सेकेंडरी मार्केट में भी और प्राइमरी मार्केट में भी। प्राइमरी मार्केट तो है लेकिन अब जो है सेकेंडरी मार्केट में से कॉन्ट्रैक्ट करके भी, जिसको ईआईपीओस बोलते हैं, ईआईपीओस के थ्रू जो है आप सेकेंडरी मार्केट में भी अपना जो है वो शेयर्स इशू कर सकते हो। सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट बोथ के अंदर आएगा। तो लीगली सेबी जो है स्टैब्लिश कब हुआ? 1992 के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट जो है वो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कंप्लीट ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, फंक्शंस इंडिपेंडेंटली या कंट्रोल ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो आएगा दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ईच अदर जो है वो दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों जरूरी है वर्किंग कैपिटल के लिए भी और जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए भी। तो यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं ईच अदर को। तो ये क्या होगा? ये चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है। अब आइए, हमारा चैप्टर है मार्केटिंग। मार्केटिंग, मनी स्पेंड ऑन द मार्केटिंग इज वेस्टेज, अननेसेसरी, बर्डन ऑन द कस्टमर या इन्वेस्टमेंट? या इस इन्वेस्टमेंट, जो भी आप मार्केटिंग पे पैसे खर्च करते हैं उसका फायदा आप कई सालों तक उठाते हैं, तो ये क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन ऑन द इंडस्ट्री, बिजनेसमैन, ऑन कंज्यूमर, ऑल ऑफ दीज। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं कि भैया मार्केटिंग जो है ये किसके ऊपर बर्डन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो आएगा दैट इज ऑन कंज्यूमर। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं ना बच्चा, वो फाइनली कंज्यूमर को ही पे करना होता है, क्योंकि वो कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है और फाइनली जो है वो बर्डन कंज्यूमर के ऊपर ही आता है, तो कंज्यूमर को ही पे करना होता है। द फैक्टर विच अफेक्ट्स प्राइसिंग, डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसीज या कॉस्ट, सारा कुछ, ऑल ऑफ दीज।
तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर। ये सारा होगा, डी जो होगा वो करेक्ट आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे सारी चीजें जो है यहाँ पे डी में आएगी, डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग गोज टू कंज्यूमर्स, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चर, ऑल ऑफ दीज। मार्केटिंग का फायदा कंज्यूमर्स को भी है, मार्केटिंग का फायदा जो है बिजनेसमैन को भी है, मार्केटिंग का फायदा डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर को भी है। तो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ दीज आएगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, ऑल ऑफ द थ्री। तो भैया ये कस्टमर ओरिएंटेड भी है, सेल ओरिएंटेड भी है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी है। मार्केटिंग कहता है कि बनाना क्या है, सेल कैसे करना है और कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है। तो यहाँ पे ऑल द थ्री, दैट इज डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर सोसाइटी, फॉर कंज्यूमर्स, फॉर प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ द थ्री, तीनों के लिए जो है इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स ब्रांड इज, गुड ब्रांड जो होता है, ब्रांड नेम जो होता है वो शॉर्ट होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, डी विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इस बात का। लेबलिंग कंपलसरी है, नेसेसरी है, वॉलंटरी है, वेस्टेज ऑफ मनी है। लेबलिंग नेसेसरी नहीं है, ये कंपलसरी है। सरकार ने बहुत जगह पे लेबलिंग को कंपलसरी किया हुआ है। यहाँ पे जो है लेबलिंग जो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज अ कंपलसरी। मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, मैक्सिमम यहाँ पे वाइड स्कोप किसका है, ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग या ट्रेडमार्क। यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है अगर मैं बोलूँ तो इसका स्कोप किसका है, 9 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो है पैकेजिंग के ऊपर ही लेबलिंग आती है और लेबलिंग जो है वो उसके लेबलिंग पे ब्रांड नेम भी लिखा जाता है, यहाँ पे ट्रेडमार्क को भी लिखा जाता है। तो मैक्सिमम वाइड स्कोप जो है वो पैकेजिंग का है। द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ऑल ऑफ दीज। फैक्टर अफेक्टिंग जो है मार्केटिंग को कौन सा, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज, मार्केटिंग मैनेजमेंट का बर्थ प्लेस कहाँ है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का बर्थ प्लेस कहाँ है। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट का इस्तेमाल कहाँ किया गया था, सवाल यह है कि सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट का इस्तेमाल कहाँ किया गया था। दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज अमेरिका के अंदर। ये इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान में अमेरिका के अंदर सबसे पहले ये काम किया गया था, ठीक है। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं द फैक्टर अफेक्टिंग, हाँ यस, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12, मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट इज, सैम्पलिंग, मीडिया एडवर्टीजमेंट का प्रीमियम, कैलेंडर ऑफ द डायरी, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का जो है वो सी राइट आंसर होगा। एडवर्टीजमेंट जो है कैलेंडर और डायरी से एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग इज ए इन्वेस्टमेंट, अरे कंप्लीट इन्वेस्टमेंट भाई, एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है, कोई वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, कोई पैसा का जो है वेस्टेज नहीं है और कोई जो है यहाँ पे अननेसेसरी भी नहीं है। फिर कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग करने का सबसे कॉस्टलीस्ट मीन्स कौन सा है, कॉस्टलीस्ट मीन्स जो है वो है पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग करने के लिए पर्सनल सेलिंग जो आप जाकर के घर टू घर, दरवाजे दरवाजे जाकर के आप बेचते हो, वो सबसे बड़ा है, सबसे कॉस्ट लगता है, वहां पे पर्सन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। मार्केटिंग इन्वॉल्व सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, ऑल ऑफ दिस। मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीजें आएगी, सेलिंग भी आएगी, एडवर्टाइजिंग भी आएगी, सेल्स प्रमोशन भी आएगा। तो मार्केटिंग सब कुछ का पार्ट है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। फिर मार्केटिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, फॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग पॉलिसीज, सेल्समैन एंड सेल्स प्रमोशन, ऑल ऑफ दीज। 60 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। मार्केटिंग में सेल्स भी किया जाता है, सेल्समैनशिप प्रमोशन भी और फॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग पॉलिसीज भी। तो यहाँ पे डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, इसमें से प्रमोशन मिक्स का कौन सा एलिमेंट नहीं है। प्रमोशन मिक्स में एडवर्टीजमेंट आता है, पर्सनल सेलिंग आता है, सेल्स प्रमोशन आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वो अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन का टूल कौन सा नहीं है। सैम्पलिंग सेल प्रमोशन का टूल है, प्राइस इन द पैकेट ये भी सेल्स प्रमोशन का टूल है, कूपन्स भी सेल्स प्रमोशन का टूल है। तो पब्लिसिटी, ये डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, प्रोटेक्शन ये जो फंक्शन है, कन्वीनियंस ये भी फंक्शन है, आइडेंटिफिकेशन ये भी फंक्शन है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, दैट इज डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज कंपलसरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, लग्जरी। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज नेसेसरी, आज के टाइम में मार्केटिंग जो है नेसेसरी है, जरूरी है, आपको मार्केटिंग के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मार्केटिंग जो है वो नेसेसरी है, ठीक है। 21 या फिर आप कह सकते हो, हाँ ठीक है।
फिर 21 फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल इंक्लूड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल को फ्री में बांटा जा रहा है, तो कंज्यूमर प्रमोशन है, ट्रेड प्रमोशन है, बोथ ए एंड बी, कंज्यूमर प्रमोशन भी हो रहा है और ट्रेड प्रमोशन भी हो रहा है, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, दैट इज द ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 22 द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू द कस्टमर बिजनेसमैन मैन्युफैक्चर ऑल ऑफ दैट, ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड प्राइस प्रोडक्ट प्रमोशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मार्केटिंग मिक्स के अंदर नहीं आता है, तो डी विल बी द राइट आंसर। 3 पीस का बात किया हुआ है, ये जो 4 पीस की जगह पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन डाल दिया है, तो यहाँ पे डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग इज सिक्योरिटी, फैसिलिटी, एडवर्टीजमेंट, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस सिक्योरिटी भी है, फैसिलिटी भी है, और एक फैसिलिटी होता है कि भैया कैसे यूज करना है, कन्वीनियंसी, और साथ में एडवर्टीजमेंट में भी हम लोग जो है पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो राइट आंसर जो है वो क्या निकल के आएगा, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 द राइटर ऑफ द बुक्स फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग इज फिलिप कोटलर, फिलिप कोटलर इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन, फिलिप कोटलर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 द पैकेज ऑफ KRM Rava idli mix, describe the products, describe the product of cooking idlis in the 3 easiest steps. It's also specifies ingredients, instruction, the stories of the serving, the function of marketing, functions of performed by the label in the following case. Describing the product and specifies content. Yes, ये है हमारा A, ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, अपने कंटेंट को स्पेसिफाई भी कर रहा है, ठीक है, तो A will be the right answer। 26 नंबर क्वेश्चन का A जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप, जैसे भी आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करते हो उसको क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रेडिंग। अरे सब कुछ बताया हुआ मैंने, ग्रेडिंग होगा, हाँ सर याद है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ग्रेडिंग बोलते हैं। विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी लेज एम्फेसिस ऑन ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी की बात जहां भी आएगी वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, बी विल बी द राइट आंसर। जहां भी क्वालिटी की बात आएगी वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होगा। The functions of marketing that involve physical movement of goods from one place to another, physical movement जल्दी बताइए, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ही जो है वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। Which product related decisions is concerned with the providing detailed information about the product in the package, कौन सा है, that is a labeling। लेबलिंग जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन पैकेट पे आपको डालनी है, उसका कंटेंट के बारे में स्पेसिफिकेशन, कोई हजार्डस है, हर इंफॉर्मेशन आपको उस पैकेट पे डालनी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 31 product cost as a factor affecting price determinations of the product includes cost of producing, distributing and selling of the product, utility provided by the product, nature of the degree of the competition and the maximized profit। ये A will be the right answer। 31 क्वेश्चन A will be the right answer कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट एज अ फैक्टर अगर मैं बात करूं तो वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग सारा कुछ इंक्लूड होगा। The element of marketing mix by which the marketer makes use of various tools of the communication to encourage the customer। various tools को कहाँ यूज किया जाता है जी, ब्रांडिंग के अंदर, प्रमोशंस के अंदर, प्रमोशन के अंदर हम लोग वेरियस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग ये काम करते हैं जहाँ पे कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाता है टू परचेज द प्रोडक्ट, गुड्स को परचेज करने के लिए उनको इन्फॉर्म किया जाता है, या उनको इंड्यूस किया जाता है, या फिर उनको जो है वो कन्विंस किया जाता है कि भैया आप हमारे गुड्स को परचेज करिए, हमारा प्रोडक्ट को परचेज करिए। तो यहाँ पे जो है वो राइट आंसर क्या आएगा, बी, दैट इज अ प्रमोशन। इस बात का ध्यान रखिएगा जी। आइए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे आते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। ये है हमारा चैप्टर नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कब इनटू इफेक्ट, कब इफेक्ट में आया, इन 2020 में इफेक्ट में आया, ठीक है, बना 2019 में बट इफेक्ट 2020 से आया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2009 जो इफेक्ट में कब आया, 20 जुलाई 2022, सॉरी 2020, ठीक है, ये 2020 के में जो है इफेक्ट में आया, तो ये बी विल बी राइट आंसर। द डिस्प्यूट कमिंग अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आर, क्या है, डिस्प्यूट किस बात का होता है, डिस्प्यूट जो डिस्प्यूट टू सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी नहीं, डिस्प्यूट टू पेनल नेचर नहीं, डिस्प्यूट टू सेल ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स, यस सी विल बी द राइट आंसर। ये जो है ये मैटर आता है यहाँ पे, सर्विस डिस्प्यूट्स की गुड्स सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर, तो सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 under the Consumer Protection Act 2019 the complaints means consumers, state government, all of these, central government, सारे लोग कंप्लेनेंट्स हो सकते हैं, कोई भी कंप्लेन कर सकता है, एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, कंज्यूमर भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, तो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज आर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ऑल ऑफ दीज, ये 3 टायर सिस्टम है जहां पे ये चीजें की जाती है।
नेशनल कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट, नेशनल कमीशन अब 10 करोड़ का डिस्प्यूट सेटल करेगा, स्टेट कमीशन अब 1 करोड़ का डिस्प्यूट सेटल करेगा, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है अप टू 1 करोड़ का डिस्प्यूट सेटल करेगा। मतलब ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, तीनों नंबर क्वेश्चन का जो है डी आंसर होगा। याद करिएगा, स्टेट लेवल जो है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है अप टू 1 करोड़, स्टेट लेवल जो है 1 करोड़ से 10 करोड़, और नेशनल लेवल 10 करोड़ से ऊपर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, वर्किंग 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 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, वर्किंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया की मैं बात करूं तो ये वॉइस, कॉमन काउज, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी सॉरी नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, वॉइस भी जो है वो एनजीओ है और कॉमन काउज भी एनजीओ है, तो सी विल बी द राइट आंसर, ए एंड बी। The mechanism of for settlement of consumer dispute is 1 tier, 2 tier, 3 tier. 3 tier, that is a state commission, national commission, and the district commission, right? When the consumer protection right day कब मनाया जाता है? कंज्यूमर्स राइट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? जल्दी से बताइए मुझे, कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से बताइए। 15 मार्च को, 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर्स आर awareness toward the rights, be aware of the sales, all of these, D will be the right answer। ठीक है, तो ये था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसका भी हमने क्वेश्चन करवा दिया। एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, उसको भी हम लोग फाइनल करते हैं, फटाफट से फाइनल करते हैं। हाँ सर करो सर, फटाफट से करो, फटाफट से करो, इसको भी फाइनल करो, निपटाओ सर। आइए निपटाते हैं इसको। एंटरप्रेन्योरशिप फेल टू लीड, एंटरप्रेन्योरशिप फेल टू लीड व्हाट? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, न्यू कॉर्पोरेट डिविजन्स, न्यू सेकेंडरी वेंचर, नन ऑफ दिस। और बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इनोवेटिव, प्रॉफिटेबिलिटी, इन अनसर्टेनिटी, और नन ऑफ दिस। अगर मैं बैरियर्स की बात करूं तो बैरियर्स है इनोवेटिव। ठीक है, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप स्टिफल्स, मतलब क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में बैरियर्स क्या है? मेन बैरियर से इनोवेशन, इनोवेशन जब तक नहीं आएगा तब तक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकता, तो बैरियर्स वही है, इनोवेशन होनी चाहिए, इनोवेशन जब तक नहीं होगा तब तक चीजें नहीं होगी। एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय सब्सिडरीज, लार्ज फॉर्म, मीडियम फॉर्म और स्मॉल फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दैट इज अ लार्जर फॉर्म। एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय, एंटरप्रेन्योरशिप आज के टाइम में जो है इंश्योर कौन कर रहा है? लार्जर फर्म कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? रिस्क टेकिंग, इनोवेशंस, क्रिएटिव एक्टिविटी और मैनेजरियल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो मैनेजरियल ट्रेनिंग। ये जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क टेकिंग होता है, इनोवेशंस होता है, क्रिएटिविटी एक्टिविटी होता है, तो ये डी विल बी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इज ए, according to sociological approach entrepreneurship is a process of sensitivity, process of economic changes या process of role of performance। तो यहाँ पे B will be the right answer। क्वेश्चन नंबर 5 का जो होगा B होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम, और नेसेसरी भाई। 6 का A, entrepreneurship development program provide self employment, increase skills of the entrepreneur, educating the employment, all of these। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? 7 का D, ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकल इवैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम आर। ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज, लैक ऑफ सुटेबल सिलेक्शन प्रोसीजर, लो क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल, या ऑल ऑफ दीज, ये सारा जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट इवोल्यूशन पॉइंट जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के अंदर जो दिक्कत आ रही है, ये सारा दिक्कत है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अरे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडिया द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, नीड इंप्रूवमेंट। इन नीड इंप्रूवमेंट, अभी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, अभी इंप्रूवमेंट की जगह है, इंप्रूवमेंट हो सकती है। एंड एंटरप्रेन्योर इज अ बॉर्न मेड बोथ, born and made both, ये C will be the right answer। The Entrepreneur Development Institute in India is situated in, ये कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर सिचुएटेड किया गया है। और इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ये एस्टैब्लिश किया गया है। द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है इंडिया में क्या है? ब्राइट है, डार्क नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं। और मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी जो है गवर्नमेंट इन द फैक्ट दैट people perpetually motivated by needs, people's universally motivated by needs, people are socially motivated by need, people are socially motivated by need। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑन द जॉब आर फुलफिल्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये क्वेश्चन एक बार और हम लोगों ने किया हुआ है, तो सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है क्वेश्चन नंबर 17 का, दैट इज अ डी, टू इमेजिन द बिजनेस आइडिया, टू स्टडी द प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, टू सेट अप द एंटरप्राइजेस, सारा होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट मैकेनिज्म ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, यह नेगेटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, नॉन कोऑपरेटिव है या डिस्ट्रक्टिव है, या कॉपरेट कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। अभी सरकार कोशिश कर रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो देश के अंदर। एंटरप्रेन्योर फीचर्स आर रिलेटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग, वर्क, क्रिएटिव एक्टिविटी, प्रॉफिट क्रिएटिव एक्टिविटी, रिस्क टेकिंग या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर आएगा रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन जो हमने डील करवा दिया है। ये क्वेश्चंस आपको जो है ना 6 नंबर चैप्टर के क्वेश्चंस जो है पहले भी आपको मिलेगा, पहले से जो है 1 to 6 का क्वेश्चन जो है वो पहले मैंने डाला हुआ है चैप्टर वाइज। तो 6 नंबर से मैंने 6, 7, 8, 9, 10, 13 ये सारा 6 चैप्टर का जो क्वेश्चन है 7 चैप्टर का वो हमने आज करवा दिया है। तो ये एमसीक्यू काफ़ी है आप लोग के लिए। ये एमसीक्यू आप एग्जामिनेशन के पहले ये वीडियो जरूर पढ़ के जाइएगा, एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट कुछ और वीडियोस लेकर के आपके लिए हम आएंगे। कुछ मैराथन में कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम एग्जामिनेशन के दिन जो आएगा, एग्जामिनेशन के दिन के पहले कुछ 50 क्वेश्चन, जो इतने सारे क्वेश्चन उसमें से 50 क्वेश्चन जो है टॉपिक जो है आपको करके जाना है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।